गुड आफ्टरनून क्लास 10th। हमने लास्ट क्लास में आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तक देखा था। आज हम फर्दर और भी थ्योरीज देखेंगे। उससे पहले एक चीज़, हाइड्रोनियम आयन के बारे में मैंने कुछ बताया था ना, उसके बारे में एक चीज़ आप लोगों को, हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस हम जानते हैं ऑल द एसिड्स dissociate in aqueous solution. All the acids dissociates in aqueous solution to furnish H plus ions. These H plus ions are unstable. And combined with water molecules to form hydronium, that is H3O plus ions. ये मैंने आपको लास्ट में भी बता दिया था, पर मैं अभी इसको लिखवा दे रही हूँ कि all the acid dissociates in aqueous solution to produce hydrogen ions. These hydrogen ions are unstable and combine with water molecules to form hydronium ions. HCl, H plus Cl minus, और ये H plus H2O, this combines to form H3O plus. तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है हमारे एसिड्स की, एक्चुअली इट इज नॉट ड्यू टू H plus ions, rather it is due to the presence of hydronium ions. क्लियर है? ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी. Thus the properties of an acid are actually हम H प्लस रहता नहीं है, बोल सकते हैं H प्लस, बट H प्लस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, वो हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. Thus the properties of an acid are due to H plus ions or H3O plus ions in aqueous solutions. समझ में आ गई सभी बात? This is hydronium ions. चलो let's move further with Bronsted-Lowry theory of acid and bases. हमने लास्ट क्लास में आर्हेनियस कंसेप्ट देखा था. Let's start with Bronsted-Lowry theory of acids and bases. Bronsted-Lowry theory of जिस तरह आर्हेनियस ने अपने कुछ assumptions दिए थे या अपनी कुछ थ्योरीज दी थी, उसी तरह ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने भी एसिड और बेस को लेके अपनी कुछ थ्योरी दी थी. ब्रॉन्स्टेड और लाउरी दोनों साइंटिस्ट के नाम है. उन्होंने ये थ्योरीज दी थी टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी. ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी में जो कुछ ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी. उनके हिसाब से एक एसिड वो सब्सटेंस था जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. एन एसिड इज अ सब्सटेंस that can donate proton to
substance. An acid is a substance that can donate proton to any other substance. ये कहना था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का एसिड के बारे में. देखो HCl टूट सकता है H+ और Cl- आयंस में. ठीक है, H+ और Cl- आयंस में वो ब्रेक कर सकता है. तो HCl में ये HCl एक दो प्रोटॉन इजीली किसी भी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर सकता है. ठीक है, इट कैन डोनेट इट्स प्रोटॉन. इसको H+ आयंस को प्रोटॉन भी बोला जाता है. H+ आयंस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. क्लियर सबको? H+ आयंस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. तो H+ आयंस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन एलिमेंट देखो तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. हमने यहाँ पे एक H+ लिख दिया है. H+ लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो हट चुका है, उसमें से बाहर जा चुका है. अब ले देकर हाइड्रोजन में अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ भी नहीं बचा है हाइड्रोजन में. इसीलिए हाइड्रोजन आयंस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. तो HCl कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस. तो ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया प्रोटॉन. दिस इज प्रोटॉन और हमारा HCl है प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन डोनर है, वो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है किसी भी सब्सटेंस को. तो इसीलिए वो एक एसिड है. अब बेस इज अ सब्सटेंस. A base is a substance that can accept proton. A base is a substance that can accept proton from any proton donor. From any proton donor. बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड वो सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन दे सकता है और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है. अब हमारा जैसे अमोनिया ले लो. अमोनिया किसी इजीली प्रोटॉन लेके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकता है. अमोनिया बहुत इजीली हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकता है. तो इस कारण से हमारा जो अमोनिया, इस थ्योरी के हिसाब से अमोनिया हमारा हो गया बेस. ये है हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस. प्रोटॉन का मतलब है H+ आयंस. A base is a substance that can accept proton from any other proton donor. Obviously प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए कोई देने वाला भी तो होना चाहिए ना. तो ये प्रोटॉन किसी से भी ले सकता है हमारा जो बेस है. इसी वजह से ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर से प्रोटॉन ले उस सब्सटेंस को हम कहते हैं बेस. Proton produces a species which has proton accepting tendency. That means an acid is losing a proton, that is
the tendency of a base. ब्राउनस्टेड लाउरी ने कहा कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस होगा और जो प्रोटॉन दे वो एसिड होगा. अब मान लो एसिड ने एक प्रोटॉन लूज कर दिया है, ठीक है, एसिड ने एक प्रोटॉन लूज कर दिया है. अब एसिड का प्रोटॉन लूज करने के बाद जो कुछ भी बचा वो एक ऐसा स्पीशीज बचा है, वो एक ऐसा इंटिटी बचा है, वो एक ऐसी चीज बची है जो प्रोटॉन चाहती है. ऑब्वियसली उसने प्रोटॉन लूज किया है, खुद को अनस्टेबल किया है, प्रोटॉन दे दिया उसने, तो प्रोटॉन तो उसका था ना. तो ऑब्वियसली कि उसने जब प्रोटॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन लूज करने के बाद उसने एक ऐसी इंटिटी बना ली, एक ऐसी चीज बच गई, एक ऐसा स्पीशीज बच गया जिसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो बेस की होती है, यानी अब वो एक बेस की टेंडेंसी शो कर रहा है. हमारा एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद जो एसिड का स्पीशीज बचा, जो एसिड की इंटिटी बची है, उसमें अब प्रोटॉन को लेने की कैपेसिटी, उसमें प्रोटॉन को लेने की चाहत हो गई है. इट वांट्स टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी उसमें बेस की टेंडेंसी बढ़ने लगी है, उसकी चाहत प्रोटॉन के लिए बढ़ रही है, यानी उसमें एक बेस की टेंडेंसी बढ़ रही है. द बेस सो फॉर्म, इस तरह का ये जो बेस बना है, इस बेस को हम कहते हैं द बेस सो फॉर्म्ड. ये जो हुआ, ये जो एक तरह का बेस बना, द बेस सो फॉर्म्ड इज called conjugate base of the acid is called conjugate base of the acid. यानी अगर हम HCl की बात करें तो HCl में H प्लस प्लस Cl माइनस. HCl तो हमारा एसिड है और ये तो हमारा प्रोटॉन है, और ये जो स्पीशीज बच गई ये हो गया हमारा जो बेस की टेंडेंसी को शो कर रही है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड. ठीक है, एसिड ने जब प्रोटॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन लूज करने के बाद उसके पास जो चीज बची, जो स्पीशीज बची, उसके पास अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की चाहत हो गई है. और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की चाहत हमेशा बेस के पास होती है ब्राउनस्टेड लाउरी थ्योरी के हिसाब से. यानी प्रोटॉन लूज करने के बाद जो हमारा स्पीशीज बचा है वो एक बेस के कैरेक्टर को शो कर रहा है. ये जो स्पीशीज बचती है, जो बेस का कैरेक्टर शो कर रही है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड. क्लियर है? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसी तरह जब बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को तो उसको प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना. उसके पास तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, उसके पास प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि वो एक एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा. The base on accepting a proton, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, when the base on accepting a proton produces a species that has proton donating tendency. That is tendency of an acid. That is tendency of an acid. Such an acid so formed
is called conjugate acid of the base. Conjugate acid of the base. जब अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन को तो उसने बना दिया NH4+। अब इसके पास प्रोटॉन आ गया जरूरत से ज्यादा तो क्या अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, प्रोटॉन लूज करे। जैसे एसिड ने लूज कर दिया तो जो कुछ बचा लूज करने के बाद उसको प्रोटॉन लेने की चाहत बढ़ गई। उसी तरह यहाँ बेस प्रोटॉन लेने के बाद जो चीज बनी उसके पास प्रोटॉन लूज करने की चाहत होने लगी। वो चाहता है कि हम प्रोटॉन लूज कर दें, और प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लग रहा है। तो वैसी स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एसिडिक प्रॉपर्टी, वैसा बेस, वैसी स्पीशीज जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनती है उसको हम कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाती है। मैं फिर से बता रही हूँ, वैसा सब्सटेंस, वैसी एंटिटी या वैसी चीज जो बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद जो रिजल्ट में हमें स्पीशीज मिली, जो रिजल्ट में हमें एंटिटी मिल रही है, उसके पास अब प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। अब वो चाहता है कि हम प्रोटॉन दे दें। प्रोटॉन देने की टेंडेंसी मतलब वो एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो उस स्पीशीज को जिसमें प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आने लगती है उसको हम उसके बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। उसको हम उसके बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्पीशीज बनती है। एक बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज देता है, एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज देता है, उस स्पीशीज में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, बिकॉज अब वो प्रोटॉन देना चाहता है। तो वैसी स्पीशीज जो बनती है, जो एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगती है, उसको हम उसके बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप लोग हमें लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। Now the next point is regarding the neutralization reaction. The next point is regarding the neutralization reaction. Now neutralization is neutralization is defined as the transfer of proton from acid to base. Neutralization is defined as the transfer of proton from acid to base. From acid to base. Fifth point है ना? Neutralization is defined as the transfer of proton from acid to base, transfer of proton from acid to base to form conjugate acid base pair. Conjugate acid conjugate base pair. ऑब्वियस सी बात है ना, एसिड देगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस लेगा प्रोटॉन तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जहां ट्रांसफर होता है प्रोटॉन का फ्रॉम एसिड टू बेस टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का पेयर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि HCl plus NH3, ये रिएक्शन होगा NH4, ये होगा NH4+ Cl-। ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया हमारा बेस। एसिड्स, ये हो गया एसिड, ये हो गया हमारा बेस। एसिड का जो स्पीशीज
बचा, एसिड का जो स्पीशीज बचा वो हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस, वो हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस, और ये है हमारा बेस। तो इसकी जो स्पीशीज बची वो हो गई हमारी कॉन्जुगेट एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एसिड टू बेस टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। तो इस थ्योरी में, इस ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी में जो सारा कंसेप्ट है, जो सब कुछ बेस्ड है, वो प्रोटोनिक ट्रांसफर है। मतलब वो प्रोटोनिक ट्रांसफर पे बेस्ड है। H+ के ट्रांसफर, H+ का लेना, H+ का देना, जो कुछ भी बेस्ड है वो प्रोटोनिक ट्रांसफर पे बेस्ड है। तो हमारी ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी को प्रोटोनिक कंसेप्ट भी, प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस भी कहा जाता है। सिंस this theory is based, since this theory is based on protonic transfer, this theory is based on protonic transfer, it is also known as protonic concept of acids and bases. It is also known as protonic concept of acids and bases. Clear है? This is also known as protonic concept of acids and bases. तो जिस तरह से हर थ्योरीज की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर थ्योरीज की अपनी अपनी मेरिट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, इस थ्योरी की भी हैं। हम देखते हैं पहले इस थ्योरी के मेरिट्स क्या क्या। मेरिट्स तो ऑब्वियसली इस थ्योरी में आर्हेनियस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स को इसने ओवरकम किया है। तो पहले हम इसका मेरिट्स देख लेते हैं, फिर हम इसकी डीमेरिट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इसका मेरिट देखते हैं। मेरिट क्या है? पहला मेरिट तो इसका ये है, एक सेकंड, जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। Involves a broader coverage of acids and bases in comparison to Arrhenius theory. Broader coverage कैसे? Arrhenius theory, आर्हेनियस थ्योरी में क्या था? आर्हेनियस थ्योरी में जो कुछ था वो एक्वस सोल्यूशन तक लिमिटेड था। जो कुछ था उसमें एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी बाइंडिंग नहीं है कि हमारा जो भी कंसर्न सब्सटेंस है उसको एक्वस सोल्यूशन में होना जरूरी है। It involves a broader coverage of acids and bases in comparison to Arrhenius theory. This is because this theory is not limited. This is because this theory is not limited to aqueous solutions. This theory is not limited to aqueous solution. Aqueous solution तक इसकी लिमिटेशन नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को हम बहुत, ये जो थ्योरी है ये एक ब्रॉडर कवरेज एसिड और बेसिस को लेके, एसिड्स और बेसिस को लेके ये ब्रॉडर कवरेज रखती है। अब हम
इजीली अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा, कोई भी चीज़ अगर हमारा गैसियस फेज में है तो भी हम उसको इजीली बता सकते हैं कि हाँ वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस in gaseous phase can be easily explained। करेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्वस सोल्यूशन का लिमिटेशन नहीं है। एक्वस सोल्यूशन की लिमिटेशन होती तो आरएनएस में एक्वस सोल्यूशन की लिमिटेशन थी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा काम नहीं, गैसियस फेज में है, नॉन एक्वस सोल्यूशन है, तो हम कैसे बताएंगे कि एसिड बेस है। यहाँ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो वी कैन इजीली डिटेक्ट, वी कैन इजीली प्रेडिक्ट कि हमारा जो गैसियस फेज में सब्सटेंस है वो एसिड हो सकता है या वो एक बेस हो सकता है। इसका एक मेरिट और ये है कि हमारे आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से बेस में OH होना जरूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि OH होगा तभी बेस होगा। प्रोटोनिक कंसेप्ट के हिसाब से द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस that do not contain, the basic nature of substances that do not contain OH minus ions could easily be explained, on the basis of protonic concept, on the basis of protonic concept, on the basis of protonic concept। प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो बेस है या नहीं है, क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी के तरह यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि बेस में ये नहीं होगा। तो आर्हेनियस थ्योरी ने तो कह दिया कि जिसमें ये होगा वही बेस होगा, लेकिन यहाँ ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बेस होने के लिए OH माइनस का हाइड्रोक्सिल आयन का प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज मेरिट्स ऑफ ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। बट ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी का डिमेरिट तो भी है, डिमेरिट में एक मेन डिमेरिट बेटा ये है कि ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से भी सब्सटेंस में अगर सब्सटेंस एसिड है तो उसमें प्रोटॉन का प्रेजेंस यानी हाइड्रोजन का प्रेजेंस जरूरी है। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस, अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने आर्हेनियस की थ्योरी में देखा था, आर्हेनियस की थ्योरी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था तो आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से हम उसके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सेम बात यहाँ है, यहाँ भी तो एसिड को प्रोटोन डोनर होना है। प्रोटोन डोनर मतलब H+ मतलब H, यानी यहाँ भी ये रेस्ट्रिक्शन है कि एसिड होने के लिए उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आर्हेनियस की तरह इसमें भी ये एक डीमेरिट है। The acidic nature of substances, the acidic nature of substances that do not contain, acidic nature of substances that do not contain hydrogen cannot be explained on this theory, cannot be explained। Example say CO2, SO2 etc. They cannot explain, क्योंकि यहाँ भी तो लिमिटेशन प्रोटॉन्स की है और प्रोटॉन्स का मतलब हाइड्रोजन होता है। ठीक है,
mainly involves proton transfer. इसमें मेन थ्योरी में क्या है? मेन तो यही है, प्रोटॉन का लेना और प्रोटॉन का देना. प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेशन is a relative tendency proton acceptance or donation is a relative tendency of substances. सब्सटेंस के अपने नेचर पे अपनी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने की. जरूरी नहीं है कि वो जितना प्रोटॉन दे रहा है अगला उतना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ही ले, या जितना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है अगला उतना दे ही पा रहा है. ऐसा ये रिलेटिव टेंडेंसी है ये. तो इसके बेसिस पे हम एब्सोल्यूट एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं बता सकते किसी भी सब्सटेंस का. दिस थ्योरी मेनली इन्वॉल्व्स प्रोटॉन ट्रांसफर और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेशन इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस. हेंस complete acidity, hence absolute acidity or basicity, hence absolute acidity or basicity of substance cannot be given, cannot be predicted. एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी बेस की होती है, बेसिसिटी एसिड की होती है. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी. फिलहाल ये आप समझो कि इस थ्योरी में मेनली प्रोटॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व है. तो प्रोटॉन ट्रांसफर रिलेटिव टेंडेंसी, किसी भी सब्सटेंस की अपनी मर्जी, जरूरी नहीं है कि अगले ने जितना प्रोटॉन दिया है उतना प्रोटॉन ले ही ले, अगले या मुझे जितना प्रोटॉन चाहिए वो अगला हमको दे ही दे. ऐसा कोई भी नहीं होता. ऐसा वो रिलेटिव टेंडेंसी है. ठीक है, सब्सटेंस की अपनी अपनी टेंडेंसी है. तो इस कारण से हम किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट, हम एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी कंप्लीटली एब्सोल्यूटली सही तरीके से नहीं निकाल सकते इस थ्योरी के हिसाब से. एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है हम अभी जब तुरंत पढ़ेंगे. ल्यूइस थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम इसको देखेंगे. हमारा थर्ड कंसेप्ट है. अब इस डिमेरिट को भी जब अब इसमें भी डिमेरिट्स थे, मेरिट्स थे, डिमेरिट्स भी थे. अब इस डिमेरिट को ओवरकम करने के लिए ल्यूइस ने अपना कंसेप्ट दिया जिसको कहा जाता है ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. ब्रॉन्स्टेड-लोरेंट था हमारा प्रोटोनिक कंसेप्ट, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. ठीक है, तो एक मोर ब्रॉडर व्यू है हमारे एसिड और बेस को लेकर. उसके डिमेरिट्स को, ब्रॉन्स्टेड-लोरेंट के डिमेरिट्स को, आर्हेनियस के डिमेरिट्स को थोड़ा बहुत ओवरकम करते हुए ल्यूइस ने ये थ्योरी दी थी जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट थ्योरी या ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ल्यूइस ने 1930 में इस थ्योरी को दिया था. जरूरी तो नहीं है ना, अब मान लो हाइड्रोजन, ब्रॉन्स्टेड-लोरेंट थ्योरी और आर्हेनियस के हिसाब से दोनों में प्रोटॉन का होना जरूरी था, यानी हाइड्रोजन का होना जरूरी था. तो अब जहां हाइड्रोजन नहीं है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? देयर कम्स ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसने एक ब्रॉडर व्यू दिया. इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक एसिड क्या होता है और एक बेस क्या होता है. इसका सबसे पहला पॉइंट है द एसिड इज अ सब्सटेंस
The acid is a substance that can act as a electron pair acceptor. एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक्सेप्ट कर ले, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। The molecule or ion should be associated with shortage of electron to act as acid. एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर ले, हम उसको कहते हैं एसिड। और जो सब्सटेंस कंसर्न या जो आयन है, जो मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होना जरूरी है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरा है तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम एग्जाम्पल देते हैं। अगर देखो BF3 और हम बात कर रहे हैं H+, तो यहाँ क्या है, H+ आयन के फेज में। अब H+ तो ऑब्वियस है, अभी आप लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों ने तो पढ़ लिया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आप लोग पढ़ के आए हो, हाइड्रोजन के पास एक शेल होता है। मतलब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो ये तो इजीली एक्ट कर सकता है हमारा एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। उसी तरह अगर आप बोरोन की बात करो, बोरोन का क्या होता है? बोरोन का हमारा जो ये है वो क्या होता है? बोरोन इज 5, करेक्ट? यानी बोरोन का है 1s2 2s2 2p1, ये है बोरोन का 2n3। अब बोरोन के साथ फ्लोरीन कंबाइन कर रहा है। फ्लोरीन का हमारा है फ्लोरीन है हमारा 9, यानी 2 and 7। ये है फ्लोरीन हमारा 2 and 7। अब BF3 जब बन रहा है तो इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन में शेयर कर लिया। फ्लोरीन का 7 से 8 तो हो गया, लेकिन बोरोन का 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। बोरोन को अभी भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोरोन अभी भी इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। तो यानी यहाँ बोरोन भी एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर काम करेगा। यानी ये बोरोन BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया मतलब इट एक्ट्स एज अ एसिड। लुईस थ्योरी के हिसाब से एसिड होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना होगा, और जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होनी चाहिए, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। उसका पेट भरा हुआ है, किसी का पेट अगर भरा रहता है तो वो दोबारा नहीं खा सकता है, लेकिन पेट में थोड़ी बहुत जगह खाली हो तभी उसके पेट में कुछ भी जाएगा। तो यहाँ भी बात वही है, इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी जगह अभी भी खाली है, तो इस वजह से इट कैन इजीली एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट एक्ट्स एज एन एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। उसी तरह लुईस थ्योरी के हिसाब से बेस वो सब्सटेंस होता है
The base is a substance. The base is a substance that can act as a electron pair donator. उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर का काम करना होगा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, सॉरी नॉट, द वर्ड इज नॉट डोनेटर, द वर्ड इज डोनर. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करना होगा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करना होगा. और द मॉलिक्यूल और आयन शुड बी associated with one or more lone pair of electrons. The species, जैसे वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए एसिड के केस में, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स उस स्पीशीज के पास मौजूद होने चाहिए. हम बात करते हैं अमोनिया, OH माइनस एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम देखो एग्जाम्पल. अमोनिया का केस अगर हम देख लें तो अमोनिया में क्या हो रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की बात देखो. नाइट्रोजन होता है हमारा 7, यानी 2 and 5, या इसको लिखे तो 1s2 2s2 2p3. ठीक है, और तो इसके सेकेंड शेल में 5 है, जिसमें देखो बेटा P में 3 है, S में 2 है. S में तो मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, तो S में ऑलरेडी 2 है, यानी यहाँ पेयर है, ये पेयर में है. ठीक है, यहाँ पेयर में है. ये जो पेयर होता है इसी को हम कहते हैं, जो पेयर में रहता है S में एक ही कमरा होता है. X मैंने बताया था कि S में एक ही बेड है, और यहाँ P में हमारा 3 बेड होता है. P रूम में हमारा P जो हमारा कमरा है उसमें 3 बेड होता है, और 3 बेड पे 2-2 लोग सो सकते हैं, तभी तो टोटल 6 होता है. लेकिन यहाँ सिर्फ 3 है, तो इट मीन्स कि हर बेड पे सिर्फ एक सो रहा है. यहाँ किसी के पास पेयर नहीं है. हमको इनर वाले से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा, हमें तो वैलेंस शेल से मतलब है. वैलेंस शेल में इसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है. नाइट्रोजन के पास पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास मौजूद है, वो ऐसे है. और बाकी जो P में 3 है, उससे तो हमारा हाइड्रोजन कंबाइन करके उसने अमोनिया का फॉर्मेशन कर लिया है. 2 4 6. ठीक है, और यहाँ 8. लेकिन यहाँ चूंकि लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो वो लोन पेयर दे सकता है अगले की अगर जरूरत है, तो वो ये पेयर, ये जो पेयर होता है इसको लोन पेयर कहा जाता है. जब पेयर में मौजूद हो तो उसको हम लोन पेयर कहते हैं. तो ये तो लोन पेयर मौजूद है हमारा नाइट्रोजन के पास, तो वो अगले को अगर जरूरत है तो वो ये लोन पेयर अगले को दे सकता है. इसी वजह से हमारा जो अमोनिया है एज अ होल, इट एक्ट्स एज अ बेस. यहाँ OH मौजूद नहीं है, H मौजूद है, स्टिल इट इज अ बेस. क्लियर है सबको? समझ में आ रही है सबके बात? ये उसी तरह हमारे OH के साथ भी बात है कि OH के पास भी हमारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. OH के पास लोन पेयर मौजूद है. ऑब्वियस सी बात है. ऑक्सीजन का अगर तुम देख लो तो 1s2 2s2 2p8 होता है, तो 2p6 ऑक्सीजन, सॉरी 2p4. ऑक्सीजन के पास भी ऑक्सीजन के पास भी अगर हम इसकी बात करें तो ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर मौजूद हैं. दोनों 2 लोन पेयर मौजूद हैं. कंडीशन ये है बेस होने के लिए कि बेस होने के लिए उस सब्सटेंस के पास लोन पेयर चाहिए, पेयर में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि ये जो बॉक्स P में जो 3 बेड हैं, तो 3 बेड में एक बेड पे 2 लोग सो रहे हैं और एक बेड पे एक सो रहा है. यानी और S में भी हम इसकी बात
बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं और बेस होने के लिए लोन पेयर का मौजूद होना जरूरी होता है। चूंकि यहाँ लोन पेयर मौजूद है और वो जरूरत पड़ने पर ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसी वजह से हाइड्रोक्सिल आयन ऑल्सो एक्ट्स एज अ बेस। समझ में आ गई बात? Neutralization reaction can be defined as the transfer of electron pair. Neutralization reaction can be defined. Neutralization reaction can be defined. Neutralization reaction can be defined as the transfer of electron pair from base to acid। इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह वहां कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा H प्लस NH3, तो ये हो गया हमारा H प्लस, अब नाइट्रोजन ने अपना दिया NH3 और ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है सबको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो, हाइड्रोनियम आयन को कैसे एक्सप्लेन कर देंगे, H प्लस और H2O, ठीक है। अब O के पास, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, तो H क्या क्या इसमें H प्लस को H2O ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखना नहीं चाहिए, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं H2O H प्लस, ठीक है, यानी फाइनली ये बन गया H3O। दिस वाज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। लेट्स सी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं इसके। लेट्स सी। It could explain the acidic nature of substances. It could explain the acidic nature of substances that do not contain hydrogen, है ना? इसमें तो हाइड्रोजन का कोई बंधन नहीं है। That do not contain hydrogen. That do not contain hydrogen. Secondly, सेकेंड है हमारा it can easily explain neutralization reaction. It can easily explain neutralization reaction that do not involve transfer of protons. That do not involve transfer of protons. ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन था जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होता था एसिड टू बेस, लेकिन तो वहां पे एसिड में भी H होना मस्ट था। यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है कि एसिड में H होना जरूरी है ही। ये एक्सप्लेन कर सकता है एसिडिक नेचर सब्सटेंसेस का जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जब ये उसका एक्सप्लेन कर सकता है, तो ये बहुत इजीली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर रहा है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटॉन। ना प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जरूरी नहीं है इस थ्योरी के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब है इसकी लिमिटेशंस। ये तो हुआ मेरिट्स, अब हम कुछ इसकी डिमेरिट्स।
द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में जो जनरल एसिड्स है ना बेटा, HCl, H2S, ये जनरल एसिड और बेस NaOH, ये इसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन करने में कम हेल्पफुल है। इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, मतलब ये दिस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ जनरल एसिड्स एंड बेसिस। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन the acidic and basic nature of general acids and bases। इसीलिए मैंने कहा था कोई भी थ्योरी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। किसी थ्योरी से कुछ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी थ्योरी से कुछ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्शन या हमारा जो सराउंडिंग का कंडीशन है रिएक्शन का, उस पर डिपेंड कर सकता है। इन तीनों थ्योरीज को कंडीशन के हिसाब से, नेचर ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से, इन तीनों थ्योरीज में से हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसको हम किस थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। इन तीनों थ्योरीज को साथ में रखा जाता है, इन तीनों थ्योरीज को समय समय पर कंडीशंस के हिसाब से यूज किया जाता है एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका पहला डिमेरिट ये है कि इसमें जनरल एसिड और बेस की एसिड और बेसिक कैरेक्टर को बताने में ये हेल्पफुल नहीं था। सेकेंड है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन that involved formation of salt and water। यहाँ तो वाटर वाला वो नहीं था। that involved formation of salt and water। थर्ड है हमारा जनरली एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है, जनरली एसिड बेस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन। जनरली एसिड बेस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है, ये लोन पेयर का डोनेशन मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का प्रोसेस है, ये तो एक स्लो प्रोसेस है। अब ये तो दोनों मिक्स हो गया। जनरली तो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इज अ स्लो प्रोसेस। ये कैसे हो गया? इज अ स्लो प्रोसेस। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो लोन पेयर डोनेशन हो रहा है ना बेटा, जो बेस एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो वो प्रोसेस स्लो होता है। अब कह रहे हैं कि एसिड बेस रिएक्शन तो फास्ट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो स्लो है। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी हो रही है यहाँ पे। और सबसे इसका लास्ट है, ये नहीं बता पा रहा कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस। इट कैनॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। इट कैनॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। It cannot explain the relative strength of acids and bases. Relative strength कहने का मतलब बेटा ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि हमारा जो एसिड कंसर्न्ड एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। बेस हमारा वीक कैसे पता करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन से तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि हमारा जो सब्सटेंस कंसर्न्ड है वो एक एसिड है या हमारा बेस है, लेकिन वो कितना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एसिड या बेस, ये हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी एबल नहीं है। इसीलिए तीनों थ्योरीज को अभी भी यूज में है। तीनों थ्योरीज ही नेचर ऑफ द रिएक्शन, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करते हुए
तीनों थ्योरीज अपने अपने यूज में हैं और समय समय पर इन तीनों थ्योरीज की हेल्प से अलग अलग जगह पे इन तीनों थ्योरीज की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है एसिड एंड बेसिस के कैरेक्टर। So see you next class.